बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 11th का फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जिसको हिंदी में कहते हैं तरल पदार्थ के यांत्रिक गुण। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और क्लास 11th के लिए है, फिजिक्स का चैप्टर है। काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है यह चैप्टर समझने में। आज मैं बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल वीडियो को जो है शुरू से अंत तक आप देखें और बिल्कुल सरल से सरल तरीके से इस चैप्टर का अध्ययन करें। बच्चों, इसमें सबसे पहले जो है जो हेडिंग आती है, इसमें आती है द्रवों का प्रवाह। द्रवों का प्रवाह जिसे हिंदी में कहते हैं फ्लो ऑफ लिक्विड्स। क्या कहते हैं बच्चों? फ्लो ऑफ लिक्विड्स। तो फ्लो ऑफ लिक्विड्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं आदर्श द्रव। क्या पढ़ते हैं बच्चों? आदर्श द्रव। आदर्श द्रव क्या होता है? आदर्श द्रव जिसे हम कहते हैं आइडियल लिक्विड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आइडियल लिक्विड। आदर्श द्रव क्या है? वह द्रव, देखिए मैं लिख रहा हूँ इसकी परिभाषा, वह द्रव जो श्यान को इंग्लिश में कहते हैं नॉन विस्कस, तथा वह द्रव जो अश्यान तथा असंपीड्य हो। असंपीड्य को इंग्लिश में कहते हैं इनकम्प्रेसिबल। हो। देखिए, कोई भी चीज़ें आदर्श नहीं होती है, आदर्श हम मानते हैं। जैसे मान लीजिए कि APJ अब्दुल कलाम हमारे लिए आदर्श हैं। हो सकता है किसी के लिए आदर्श ना हो, तो हम आदर्श मानते हैं। उसी प्रकार से चाहे आदर्श गैस हो, आदर्श द्रव हो, जो भी आदर्श होती है उसे हम मानते हैं, जबकि परफेक्ट कोई चीज़ नहीं है, पूर्ण कोई चीज़ नहीं है। जैसे वह द्रव जो अश्यान तथा असंपीड्य हो उसे हम आदर्श द्रव कहते हैं। बच्चों, अश्यान का मतलब क्या होता है? नॉन विस्कस का मतलब क्या होता है? देखिए, द्रव जब चलता है तो उसके सतहों के बीच घर्षण बल होता है। भाई, एक द्रव का कण एक अणु दूसरे अणु को बिल्कुल घिसते हुए चलेगा, तो उनके लेयर के बीच में, उनके सतह के बीच में एक घर्षण बल होता है जो कि सतहों का, सरफेस का विरोध करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? मतलब श्यान बल कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्कस फोर्स कहते हैं, जिससे विस्कोसिटी बना है, गाढ़ापन कह लीजिए, गाढ़ापन। जो गाढ़ा होता है उसका विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। जैसे मधु धीरे धीरे गिरती है, पानी जल्दी गिर जाता है, तो मधु की जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा है, पानी की जो विस्कोसिटी है वो कम है। तो वह द्रव जो अश्यान हो, क्या कोई ऐसा द्रव है जिसमें विस्कस फोर्स ना हो? विस्कोसिटी तो सब में होता है, लेकिन कह रहे हैं कि वहाँ विस्कोसिटी आप 0 मान लीजिए, विस्कोसिटी है ही नहीं है। और असंपीड्य, इनकम्प्रेसिबल, मतलब कि अगर हम द्रव के ऊपर प्रेशर डालें तो उनके अणुओं के बीच में कोई स्थान न हो, अर्थात वो कंप्रेस न हो पाए, ऐसा भी संभव नहीं है। लेकिन हम इस अध्याय में जो द्रव पढ़ेंगे वो हम आदर्श द्रव के बारे में अध्ययन करेंगे, आदर्श द्रव मानकर स्टडी करेंगे, जबकि ऐसा कोई होता नहीं है। आदर्श द्रव प्रकृति में पाया नहीं जाता है, लेकिन अगर परिभाषा लिखने के लिए आ गया तो हम ये लिखेंगे कि वह द्रव जो अश्यान तथा असंपीड्य हो उसे हम आदर्श द्रव कहते हैं। अर्थात उसके लेयर के बीच में कोई घर्षण बल न हो, अश्यान का मतलब, और उसके ऊपर कोई प्रेशर अगर हम डालें तो उसके अणुओं के बीच में दबाव न हो। तो चलिए आइए चलते हैं, अब पढ़ते हैं द्रवों का प्रवाह। बच्चों, हमने अभी आपको बताया कि
द्रवों के प्रवाह को हम जो है दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। पहला प्रकार यह है धारा रेखी प्रवाह। क्या है बच्चों? धारा रेखी प्रवाह। जैसे पाइप से कोई पानी बह रहा है लगातार, तो उस प्रकार के प्रवाह को धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। और एग्जाम में जैसे आ गया कि धारा रेखी प्रवाह क्या होता है, तो आप कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि जब द्रव के आगे वाले अणु का अनुसरण पीछे वाला अणु करता है, तो इस प्रकार के प्रवाह को धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। और दूसरा है विक्षुब्ध प्रवाह, मतलब टर्बुलेंट स्ट्रीम, टर्बुलेंट फ्लो। वो कैसे होता है कि जब द्रव टेढ़े मेढ़े मार्ग से गति करता है, तो इस प्रकार के प्रवाह को विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। जैसे झरना से पानी गिर रहा है तो टेढ़े मेढ़े मार्ग से गति कर रहा है, तो उस प्रकार के प्रवाह को हम विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। पाइप से खेत भरा जा रहा है, तो वहाँ का जो प्रवाह है, पाइप का पानी का जो प्रवाह है, वह धारा रेखी प्रवाह है। यहाँ देखिए मैंने परिभाषा लिखा है धारा रेखी प्रवाह का, कि जब द्रव के आगे वाले अणु के मार्ग का अनुसरण पीछे वाले अणु करते हैं, तो द्रव के ऐसे प्रवाह को धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। विक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है बच्चों? जब द्रव के अणु टेढ़े मेढ़े मार्ग में गति करते हैं, तो ऐसे प्रवाह को विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। बिल्कुल एग्जाम में आ जाएगा, तो बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से आपको लिखना है और अच्छी परिभाषाएं लिखना है, जिससे कि आप टॉपर स्टूडेंट की लिस्ट में आएँ। आइए अब चलते हैं आगे, हम बताते हैं आपको द्रव के अविरतता का सिद्धांत। बच्चों, द्रवों के प्रवाह का अविरतता का सिद्धांत, द्रवों के प्रवाह के अविरतता का सिद्धांत भी कह सकते हैं। बच्चों, द्रवों के प्रवाह के अविरतता का सिद्धांत, अविरतता शब्द से भी आपको मालूम चल रहा है कॉन्टिन्यूटी। इसको इंग्लिश में कहते हैं थियरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी, थियरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो आइए जानते हैं कि अविरतता का सिद्धांत क्या होता है। बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई आदर्श द्रव किसी धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित होता है, अर्थात खेत में जो पानी भरा जा रहा है पाइप में, उस ढंग से पानी जा रहा है। जब कोई आदर्श द्रव किसी धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित होता है, तो प्रत्येक बिंदु पर द्रव के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, प्रत्येक बिंदु का मतलब यह है बच्चों कि मान लीजिए जैसे ये पाइप है, ये देखिए पाइप है, ये पाइप से पानी जो है गिर रहा है, ये H1 ऊंचाई है, ये H2 ऊंचाई है, और यहाँ पर ये देखिए पानी जो है बिल्कुल बह रहा है तेज़ी से। तो प्रत्येक बिंदु पर, कोई भी बिंदु ले लीजिए द्रव का, चाहे ये बिंदु ले लीजिए, ये बिंदु ले लीजिए, ये बिंदु ले लीजिए, कोई भी बिंदु ले लीजिए, द्रव का कोई भी पॉइंट ले लीजिए जहाँ आपकी इच्छा हो, तो द्रव के प्रत्येक बिंदु पर, द्रव के प्रत्येक बिंदु पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा वेग का गुणनफल नियत रहता है। अर्थात जैसे मान लीजिए एक सिरा है, ये वाई सिरा है, तो और इसका जो ये मुंह है, इसका क्षेत्रफल ए है, और इसका क्षेत्रफल क्या है? A1 है, इसका A2 है। और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो V1 है, यहाँ वेलोसिटी वाटर का V2 है। अभी कभी कभी हम देखते हैं कि टुल्लू के पाइप से पानी बह रहा है, और पाइप का मुंह जब हम दाब देते हैं तो पानी की स्पीड बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? वही बात अविरतता के सिद्धांत में हम समझाने जा रहे हैं कि अगर यहाँ पाइप का मुंह बड़ा है या छोटा है, यहाँ डिफरेंट है, मतलब कि यहाँ जो है वो यहाँ नहीं है। तो अविरतता का सिद्धांत ये कहता है कि बहते हुए द्रव कि किसी बिंदु पर, चाहे यहाँ पाइप ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ पतली बड़ी छोटी कोई भी किसी पॉइंट पर द्रव के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात A, और वहाँ उस बिंदु पर उस द्रव के वेग का गुणनफल A/V, वो हमेशा क्या रहता है? वो नियत रहता है, अर्थात वो चेंज नहीं होता है। अर्थात दोनों का मान बराबर होता है। अगर हम पाइप से पानी तेजी से जा रहा है, आपने मुंह बंद कर दिया, आपने पाइप का मुंह कम कर दिया बंद करके, तो पानी स्पीड से निकलने लगेगा। क्योंकि अगर उधर पानी जो प्रवाहित हो रहा है पाइप में, मान लीजिए कि 1 घंटे में 100 लीटर पानी अंदर जा रहा है,
तो उधर 1 घंटे में 100 लीटर निकलना भी तो है, क्योंकि पाइप के अंदर तो जगह है नहीं कि पानी रुक जाएगा आपके मुंह को दाबने से, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। अर्थात एरिया और स्पीड का गुणनफल जो मोटी पाइप से आ रहा है पीछे से, वही एरिया और वेलोसिटी का गुणनफल वो बराबर होगा जहां आप पाइप को दाबे हुए हैं। इसलिए या तो एरिया आप बड़ा करो या स्पीड ज़्यादा करो, दो में एक ज़्यादा करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा, अगर पाइप के मुंह में डिफरेंस है तो। यही बात हमको सिद्ध करना है, और इसी को कहते हैं द्रवों के प्रवाह के अविरतता का सिद्धांत। मान लीजिए, माना ये मैंने लिखा है कि माना पाइप का 2 सिरा है, x सिरा y सिरा। ए सिरे का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A1 है, तथा y सिरे का अनुप्रस्थ काट A2 है। ए पर द्रव के कण का जो वेग है v1 है, और y पर जो कण का वेग है वो क्या है, v2 है। तब 1 सेकेंड में, एक यहाँ लिख दे रहा हूँ x सिरे के लिए, x सिरे के लिए देखिए बच्चों, x सिरे के लिए 1 सेकेंड में प्रवाहित द्रव का आयतन, 1 सेकेंड में द्रव की प्रवाहित आयतन क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल गुणित दूरी, क्षेत्रफल गुणित दूरी, यही तो होता है, क्षेत्रफल गुणित दूरी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। चाल को हम क्या माने हैं, वेग v। एक सिरे पर चाल हम v1 माने हैं, और दूरी क्या माने हैं, d। समय कितना माने हैं बच्चों, 1 सेकेंड। तो यहाँ पर v1 बराबर क्या हो गया, d, v1 बराबर d। अर्थात जो दूरी है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, वेग लिख सकते हैं, क्योंकि 1 सेकेंड की बात हो रही है। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं a1 और v1, क्या लिख सकते हैं, a1 इंटू v1 लिख सकते हैं। दूरी की जगह मैंने वेग लिख दिया, क्योंकि हमको वेग की ज़रूरत है। अब देखिए, 1 सेकेंड में प्रवाहित द्रव का द्रव्यमान, अब हम द्रव्यमान निकाल ले रहे हैं। द्रव्यमान क्या होगा, रो a1 v1। क्यों रो a1 v1 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो घनत्व होता है, घनत्व रो बराबर होता है m अपान v। इसको इधर करिए तो m बराबर क्या हो जाएगा, रो v, और v माने आयतन, और आयतन का मान a1 v1 है, इसलिए a1 v1 लिख दिया। रो क्या है, पानी का घनत्व है, पानी का घनत्व को हमने रो माना है। इसी प्रकार y सिरे के लिए, चलिए y सिरे की हम बात करते हैं। y सिरे के लिए बच्चों, y सिरे के लिए वही 1 सेकेंड में प्रवाहित द्रव का आयतन, प्रवाहित द्रव का आयतन क्या हो जाएगा, a2 v2। और 1 सेकेंड में प्रवाहित द्रव का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, रो a2 v2। ये द्रव का द्रव्यमान क्या हो गया, पाइप के पहले मुंह के लिए है, दूसरे मुंह के लिए, x सिरे के लिए, y सिरे के लिए। अच्छा, हम जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि पाइप में जितना पानी घुसेगा उतना उसको निकलना ही निकलना है उतने समय में, क्योंकि पाइप में रुकने के लिए जगह तो है नहीं। तो यहाँ पर द्रव का क्षय नहीं होगा, द्रव जितना अंदर घुसेगा उतना बाहर निकलेगा। तो अब यहाँ लिखेंगे द्रव के अविनाशिता द्रव के अविनाशिता के नियम से, द्रव के अविनाशिता के नियम से। द्रव का अविनाशिता का नियम यह है कि जितना द्रव प्रवेश करेगा उतना बाहर जाएगा। a1 रो a1 v1 इक्वल टू रो a2 v2। रो से रो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये आ गया a1 v1 इक्वल टू a2 v2। यही हमको प्रूव करना था।
या इसको आप लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू नियतांक, ए बी इक्वल टू नियतांक। इसे कहते हैं अविरतता का सिद्धांत। यही हमको प्रूव करना था। आप इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें और एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से परिभाषा लिखकर इसको प्रूव करेंगे आप। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आइए बच्चों, हम अब सीखते हैं बहते द्रव की विभिन्न ऊर्जाएं। अगर कोई द्रव बह रहा है तो उसकी विभिन्न ऊर्जाएं क्या होती हैं, क्या क्या ऊर्जाएं होती हैं उसके अंदर। तो पहली ऊर्जा होती है दाब ऊर्जा, प्रेशर एनर्जी। दाब ऊर्जा क्या है? मान लीजिए कि कोई पाइप है, जैसा पाइप अभी माने थे हम, मान लीजिए कोई पाइप है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है और रो घनत्व का द्रव v वेग से प्रवाहित हो रहा है। किसी पाइप में पानी बह रहा है, पानी का घनत्व रो है, पानी का वेग v है और पाइप के मुंह का क्षेत्रफल a है। वह पृथ्वी तल से यह ऊंचाई पर है तथा द्रव का दाब p है। तब द्रव दाब P बराबर एफ अपान ए, इधर इसको करिए, विच इज एम्प्लाइज एफ बराबर क्या हो जाएगा? P इंटू ए। चूँकि कार्य बराबर क्या होता है बच्चों? कार्य ही ऊर्जा है, हम जानते हैं। बल गुणते विस्थापन, विस्थापन को आप डेल्टा x मान लीजिए, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ का मान हम निकाले हैं P इंटू ए इंटू डेल्टा x। ठीक है, ए आ गया। अब देखिए एकांक आयतन के लिए एकांक आयतन के लिए W इक्वल टू P इंटू ए इंटू डेल्टा x बाई डेल्टा b। ऐसे देखिए क्षेत्रफल गुणते दूरी है, अभी आयतन है, ये कैंसिल हो गया। W बराबर क्या गया? P। या दाब ऊर्जा बराबर, या दाब ऊर्जा बराबर P। दाब ऊर्जा का मान क्या आ गया बच्चों? P आ गया। आइए चलते हैं आगे। आइए बच्चों, अब हम यह जानते हैं दूसरा पॉइंट, बहते द्रव की गतिज ऊर्जा। बहते द्रव की गतिज ऊर्जा के विषय में हम बात करें। माना द्रव का द्रव्यमान यम है, माना द्रव का द्रव्यमान क्या है? यम है। तब गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी बच्चों? गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा 1/2 हाफ mv स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का फार्मूला है। अब देखिए एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा। अब एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा हम निकालते हैं, तो k इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर अपान v। विच इज एम्प्लाइज k इक्वल टू हो जाएगा 1/2, चूँकि हम जानते हैं कि रो बराबर होता है m/v। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया आपको, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो यहाँ लिखें रो v स्क्वायर। तो ये हो गया एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा। ध्यान दीजिए, हम निकाल रहे हैं बहते द्रव के किसी बिंदु पर कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे। आइए तीसरे पॉइंट बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा पर। बहते द्रव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, बहते द्रव की स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। माना द्रव यह ऊंचाई, पृथ्वी तल से यह ऊंचाई पर बह रहा है, पृथ्वी तल से यह ऊंचाई पर बह रहा है, यह ऊंचाई पर
प्रवाहित हो रहा है और बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है। अगर पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर पाइप है, प्रवाहित कर रहा है, तब बच्चों स्थितिज ऊर्जा को हम जानते हैं U इक्वल टू क्या होता है, mgh। क्या हो जाएगा, U इक्वल टू mgh। अब जैसे एकांक आयतन की दाब ऊर्जा मैंने निकाला, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा निकाला, अब इसी प्रकार से एकांक आयतन की हम स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू हो जाएगा mgh/v r, अथवा हिंदी में लिख लें, अथवा U बराबर ρgh। ये जो है एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा हो गई। चूँकि हम जानते हैं कि द्रव्यमान बटे आयतन को घनत्व कहते हैं, घनत्व को हम रो लिखते हैं। तो बच्चों हमने सीखा कि बहते द्रव के किसी बिंदु पर द्रव के किसी कण का कुल ऊर्जा, एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, क्या पढ़ा मैंने, एकांक आयतन की दाब ऊर्जा पढ़ा P, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा पढ़ा मैंने K इक्वल टू हाफ ρv², और एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा हमने पढ़ा U इक्वल टू ρgh। आइए अब हम आगे चलते हैं और बर्नौली के प्रमेय को पढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब बर्नौली का प्रमेय हम पढ़ते हैं। बर्नौली ने जो है यह बताया कि जब कोई आदर्श द्रव किसी धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित होता है, जब कोई आदर्श द्रव किसी धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित होता है, तो प्रत्येक बिंदु पर द्रव के एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत रहती है। अर्थात एकांक आयतन की जो मैंने ऊर्जा आपको बताया, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, वह नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि यह कोई पाइप है जिससे कि पानी बह रहा है, इस प्रकार से यह H1 H2 ऊंचाई पर पाइप लगी है, और ये x सिरा है, ये y सिरा है, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है, और इसमें बच्चों पानी बह रहा है। मान लीजिए पाइप है, पानी बिल्कुल बह रहा है, यहाँ पर V2 वेग से बह रहा है और यहाँ V1 वेग से। और बच्चों किसी बिंदु पर, चाहे इस बिंदु पर चाहे इस बिंदु पर, किसी बिंदु पर पाइप से पानी बह रहा है, किसी बिंदु पर द्रव का जो टोटल एनर्जी होता है, कुल एनर्जी होता है, वह नियत होता है। अर्थात अगर आप इस पॉइंट पर निकालें, जो एनर्जी आएगी वही इस पॉइंट पर आएगी, 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 प्रत्येक पॉइंट पर वही एनर्जी आती है। अर्थात प्रत्येक पॉइंट पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत होती है। ऐसा किसने बताया, बर्नौली ने बताया। आइए देखते हैं। अर्थात जब कोई आदर्श द्रव किसी धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित होता है, तो प्रत्येक बिंदु पर द्रव के एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत रहती है। अर्थात दाब ऊर्जा P प्लस गतिज ऊर्जा हाफ ρv² प्लस ρgh इक्वल टू क्या होता है बच्चों, K, नियत रहता है प्रत्येक बिंदु पर। इसी को कहते हैं बर्नौली का प्रमेय। भिन्न भिन्न बिंदुओं के लिए, भिन्न भिन्न बिंदुओं के लिए, भिन्न भिन्न बिंदुओं के लिए, मान लीजिए किसी दो बिंदु की बात हो रही है, तब P1 प्लस हाफ ρv1² प्लस ρgh1 इक्वल टू K, इक्वेशन नंबर 1। देखिए, दाब ऊर्जा और वेग और ऊंचाई ये क्या है, परिवर्तनीय है, लेकिन इसमें जो रो है, जी है और 1/2 है, ये कांस्टेंट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। किसी, मान लीजिए किसी एक पॉइंट के लिए, ए पॉइंट के लिए मैंने ये निकाला, मान लीजिए आप चाहते हैं बी पॉइंट के लिए यही चीज़ निकालना, तो बी पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, P2 प्लस हाफ ρv2² प्लस ρgh
H2 इक्वल टू K, इक्वेशन नंबर 2। ऐसे कई पॉइंट्स के निकाल सकते हैं आप समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से इस पर न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल कैसे आएगा उसको मैं बता रहा हूँ। समीकरण 1 तथा 2 से इतना बराबर भी K है, इतना बराबर भी K है, तो इस K के प्लेस पर इतना हम लिख सकते हैं, या K कैंसिल करके कंपेरिजन करने पर दोनों को बराबर लिख सकते हैं। हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये क्या हो गया? बर्नौली का प्रमेय भिन्न भिन्न बिंदुओं के लिए बराबर आप यहाँ लिख सकते हो कांस्टेंट K, नियतांक लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं, नियत लिख सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि यह पाइप की जो ऊंचाई है बच्चों, यह H1H2 नहीं है। मान लीजिए पाइप की ऊंचाई क्षैतिज है। माना पाइप क्षैतिज है, क्षैतिज है। क्षैतिज का मतलब कि H1 बराबर H2 है, H1H2 का मान बराबर है। इन दोनों को मैंने H मान लिया। तब क्या हो जाएगा? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू K। कांस्टेंट आप मानिए ना मानिए, कांस्टेंट तो है ही। तो एक क्या आ गया बच्चों? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यह बर्नौली का प्रमेय। कब? जब पाइप क्या हो? क्षैतिज रखी गई हो। तो बच्चों जो है इस प्रकार से भिन्न भिन्न बिंदुओं के लिए और परिभाषा के अनुसार आप इसे लिखना है तो इससे लिखिए। इसके बाद भिन्न भिन्न बिंदुओं के लिए यह पॉइंट प्राप्त हो गया। इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। न्यूमेरिकल जो है बिल्कुल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। पहले इसको आप प्रूव करना सीख लें और इस चित्र को जो मैं समझाया हूँ इस पर विशेष ध्यान देंगे। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं बर्नौली के प्रमेय का अनुप्रयोग। बर्नौली के प्रमेय के कई अनुप्रयोग हैं। उसमें नंबर 1 है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर क्या है? वेंचुरी मीटर किसी जो है एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी नली में, नली मतलब पाइप, किसी पाइप में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जा सकती है। द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जा सकती है, अर्थात द रेट ऑफ फ्लो, प्रवाह की दर को ज्ञात कर सकते हैं, कितनी स्पीड से पानी बह रहा है। तो वेंचुरी मीटर क्या कहता है, आइए देखते हैं। वेंचुरी मीटर एक असमान परिच्छेद की दो परिनलिकाएँ हैं। एक का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1 है, और उससे जो पानी बह रहा है V1 है, और जो वाई सिरा है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? A2 है, जहाँ से पानी क्या बह रहा है? V2 वेग से बह रहा है। दो समान परिच्छेद की नलियाँ लगी गई हैं जिस पर जो है यह ऊंचाई तक पानी ऊपर उठा हुआ है। बच्चों, X सिरा है, Y सिरा है, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। यहाँ द्रव का प्रवाह V1 है, यहाँ प्रवाह जो क्या है? V2 है। तब अविरतता के सिद्धांत से, अविरतता के सिद्धांत से आप इतना लिख देंगे। इस चित्र को जो मैं बनाया हूँ, अभी जो मैं बोला उसको आप जरूर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ लिखेंगे अविरतता के सिद्धांत से क्या होता है। अविरतता का सिद्धांत A1 V1 बराबर A2 V2, ये मैंने बताया आपको। A1 V1 इक्वल टू A2 V2, या इसको आप लिख सकते हैं A1 अपान A2 बराबर V2 अपान V1। यह बात मैं आपको इसके पहले प्रूव करा चुका हूँ। अब आइए चलते हैं, देखते हैं आगे। वेंचुरी मीटर की दर हम ज्ञात करते हैं, प्रवाह दर बर्नौली के प्रमेय से। बर्नौली के प्रमेय से बर्नौली का प्रमेय क्या कहता है बच्चों? बर्नौली का प्रमेय कहता है
ये क्षैतिज पाइप है, ध्यान दीजिए, इसलिए P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। P1 P2 को पास करिए, विच इज इम्प्लाइज P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। बच्चों इसको हम लिख सकते हैं P1 P2 को हम लिख सकते हैं डेल्टा P इक्वल टू 1/2 और रो आप कॉमन ले लीजिए इसमें, तो क्या बचेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इस प्रकार से मैंने जो है लिखा। अब देखिए P इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं P इक्वल टू होता है HDG, या इसको कह सकते हो आप H रो G, क्योंकि हर जगह हम घनत्व को रो लिख रहे हैं तो यहाँ भी रो लिखेंगे, तो 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। यहाँ देखिए रो से रो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 को इधर भेज दे तो हो गया 2HG इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। बच्चों यहाँ मैंने क्या किया कि V1 स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, या V1 स्क्वायर कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, V1 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी V1 स्क्वायर हो जाएगा। इस V1 से V1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2HG इक्वल टू V1 स्क्वायर, यहाँ क्या बचा V2 स्क्वायर बटे V1 स्क्वायर है, दोनों को हम चाहें तो साथ में स्क्वायर लगा सकते हैं, माइनस यहाँ 1 बचा। अब हम जानते हैं समीकरण 1 में, यहाँ मान लीजिए समीकरण 1 कह लीजिए, समीकरण 1 से A1/A2 क्या लिखते हैं V2/V1, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है बच्चों, समीकरण 1 है कि V2/V1 जो है A1/A2 के बराबर है, विच इज इम्प्लाइज 2HG इक्वल टू V1 स्क्वायर। अब यहाँ क्या लिख देंगे, V2/V1 की जगह हम लिख देंगे A1/A2, A1/A2, ए भी स्क्वायर है, ए भी स्क्वायर है, माइनस 1, इसका एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा क्या 2HG इक्वल टू V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर, एलसीएम ले लिया मैंने। अब देखें ज़रा, A2 स्क्वायर को इधर भेज दें तो हो जाएगा 2HG A2 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर, ब्रैकेट में बचा क्या A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर हमको V1 स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, V1 स्क्वायर, क्योंकि रेट प्रवाह की दर निकालना है, मतलब वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी इक्वल टू V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये पोर्शन नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा 2HG A2 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2HG A2 स्क्वायर, नहीं ये देखिए मैं गलत लिख रहा हूँ, यहाँ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये बात आ गई, छोटा ब्रैकेट लगा दीजिए। तो बच्चों V1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई कि 2HG A2 स्क्वायर अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इस स्क्वायर को आप हटाइए तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या कि V1 इक्वल टू हो जाएगा A2 स्क्वायर है तो बाहर चला जाएगा, अर्थात अंडर रूट से बाहर, और ये हो जाएगा 2HG अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब देखिए A1 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, चलिए गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा A1 V1, इधर क्या हो गया बच्चों A1 V1, जो कि हमको प्रवाह की दर ज्ञात करना था, इक्वल टू हो जाएगा A1 A2, और ब्रैकेट में क्या आ गया बच्चों, ये आ गया 2HG अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं Q इक्वल टू, दर को, प्रवाह की दर को हम Q कहते हैं, Q इक्वल टू
A1 A2 ब्रैकेट में 2Hg अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। वेंचुरीमीटर से प्रवाह की दर का फार्मूला इस प्रकार से प्रूव किया जाता है। तो बच्चों बिल्कुल किताब से बिल्कुल सरल तरीके से मैंने प्रूव किया और इसको आप लिख देंगे बोर्ड में, तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे और एग्जामिनर जो है बिल्कुल प्रसन्न भी हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। आइए बच्चों अब देखते हैं बर्नौली के प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग, हवाई जहाज़ का उड़ना। हवाई जहाज़ में पंखों की आकृति जो है कुछ इस प्रकार से होती है। पंखे को, हवाई जहाज़ के पंखे को एक विशेष आकृति दिया जाता है, एक विशेष आकार दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि जो ऊपरी भाग होता है, पंखे का जो ऊपरी भाग होता है, उसमें क्या होता है, वेग अधिक होता है। किसका? वायु का वेग अधिक होता है लेकिन दाब कम होता है। वेग अधिक होता है और दाब कम होता है। और निचले भागों में ऐसा बनावट बनाया जाता है कि वेग कम होता है लेकिन दाब अधिक होता है। तो यहाँ मैंने लिखा है, बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है कि हवाई जहाज़ के पंखे के एक विशेष आकृति के कारण पंखे के ऊपरी पार्श्व में वायु का वेग अधिक, वायु का वेग क्या होता है? अधिक। जब वायु अधिक होगा तो दाब कम होगा, तथा निचले भाग में वायु का वेग कम अर्थात दाब अधिक हो जाता है, जिससे पंखे के पार्श्वों के बीच दाबांतर उत्पन्न हो जाता है। मतलब दाब में अंतर उत्पन्न हो जाता है। नीचे के पार्श्व में दाब अधिक तथा ऊपरी भाग में दाब कम होता है, फलतः विमान ऊपर उठ जाता है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है इसका, टीन का उड़ जाना। आंधियों में टीन का उड़ जाना। जब आंधी चलती है तो क्या होता है कि टीन के ऊपर जो वायु का वेग होता है वो अधिक होता है और घर में जो है वह वायु प्रवेश कम कर पाती है, अर्थात वायु का जो वेग होता है घर के अंदर वो कम होता है और ऊपर वायु का वेग ज़्यादा होता है टीन के ऊपर। जब टीन के ऊपर वायु का वेग ज़्यादा रहेगा बच्चों तो दाब कम लगेगा और नीचे वायु का वेग क्या है? कम है, तो दाब अधिक लगेगा। यही कारण है कि इस दाबांतर के कारण आंधियों में टीन क्या हो जाते हैं? छत के ऊपर से उड़ जाते हैं। तो उसी प्रकार से हवाई जहाज़ के पंखे भी हैं। तो मैंने टीन का भी उदाहरण दे दिया आपको, ये भी बर्नौली के प्रमेय का अनुप्रयोग है, आंधियों में टीन का उड़ जाना। तो जैसे मैंने बताया उससे आप लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। और मैंने हवाई जहाज़ का उड़ना भी बताया कि पंखों की जो है आकृति किस प्रकार से बनाई जाती है। आइए चलते हैं वेंचुरीमीटर के अगले अनुप्रयोग के लिए। आइए बच्चों अब सीखते हैं बर्नौली के प्रमेय का अगला अनुप्रयोग। देखिए बर्नौली का प्रमेय का मैंने पहला अनुप्रयोग आपको बताया वेंचुरीमीटर, दूसरा अनुप्रयोग बताया मैंने हवाई जहाज़ के पंखों की बनावट, हवाई जहाज़ का उड़ना, तीसरा प्रयोग मैंने बताया टीन का उड़ जाना, आंधियों में टीन का उड़ जाना, और चौथा अनुप्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ वेंचुरीमीटर क्या कहते हैं बर्नौली के प्रमेय का मैग्नस का प्रभाव। मैग्नस का प्रभाव है क्या बच्चों? कभी कभी क्या करते हैं कि हम गेंद को, जब रबड़ वाला गेंद जब हम फेंकते हैं वायु में तो वह सीधे न जाकर टेढ़े मेढ़े मार्ग से जाता है। उसका रीज़न क्या है? उसका भी रीज़न दाबांतर ही है। कैसे? देखिए जैसे ये गेंद है और इसको फेंका गया, v जो u जो है वो गेंद का वेग है, u क्या है? गेंद का वेग है, और जो v है वो हवा का वेग है। तो जब गेंद को फेंका जाता है इस तरह से घूम रहा है तो ऊपर की ओर गेंद का वेग और वायु का वेग दोनों मिल जाता है, जबकि पृथ्वी से टच करने के बाद नीचे से जो वेग होता है वह क्या होता है? गेंद के वेग में से वायु का वेग क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो दोनों के बीच में आप देख रहे हैं वेग का अंतर हो गया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो मतलब दाबांतर उत्पन्न हो गया। और दाबांतर जब उत्पन्न हो जाएगा तो टेढ़े मेढ़े मार्ग से गति करेगा, जिसे हम मैग्नस का प्रभाव कहते हैं। आइए देखते हैं क्या मैंने लिखा है कि स्पिन करती हुई गेंद वायु में सीधे न चलकर बल्कि वक्राकार मार्ग में गति करती है। इस प्रभाव को हम मैग्नस का प्रभाव कहते हैं। अगर मैग्नस का प्रभाव कोई पूछे, एग्जामिनर पूछे या लिखने के लिए आए, तो आप क्या लिखेंगे
कि स्पिन करती हुई गेंद जब हम वायु में फेंकते हैं तो वह सीधे मार्ग पे न चलकर टेढ़े मेढ़े मार्ग पर चलती है या वक्राकार गति करती है। इस प्रकार के प्रभाव को हम क्या कहते हैं बच्चों? मैग्नस का प्रभाव। स्पिन करती हुई गेंद जब वायु में फेंकी जाती है तो गेंद के दोनों पार्श्वों के बीच, दोनों पार्श्व मतलब ऊपरी भाग नीचे भाग, पार्श्वों के बीच वायु की वेग में अंतर उत्पन्न हो जाता है, जिसके नीचे का दाब अधिक तथा ऊपर वायु दाब कम हो जाता है। ऊपर वायु दाब क्या होता है? कम हो जाता है, और नीचे वायु दाब क्या होता है? अधिक हो जाता है। अतः गेंद वक्राकार मार्ग में गति करती है। इस प्रकार के प्रभाव को हम मैग्नस का प्रभाव कहते हैं। ये बार बार मैं वेंचुरी मीटर बोल दे रहा हूँ, जबकि बर्नौली बोलना चाहिए। बर्नौली के अनुप्रयोग का जो है चौथा अनुप्रयोग है। आइए हम चलते हैं आगे। आइए बच्चों, अब बर्नौली के अनुप्रयोग ख़त्म हो गए। अब आइए हम एक नया प्रमेय पढ़ते हैं जिसका नाम है टॉरिस-सॉली थ्योरम, टॉरिस-सॉली का प्रमेय। बच्चों, टॉरिस-सॉली का प्रमेय बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसको समझते हैं, टॉरिस-सॉली का प्रमेय क्या है। टॉरिस-सॉली नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब कोई टंकी है, टंकी में पानी भरा हुआ है और टंकी के सतह से टंकी की पानी की पूरी गहराई कैपिटल एच मान लिया मैंने, और एच गहराई, स्मॉल एच गहराई नीचे टंकी में एक छिद्र है, मान लीजिए नल लगा है, जो कि सतह से क्या हो जाएगा? ये कैपिटल एच है, स्मॉल एच है, तो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच ऊंचाई पर सतह से। टॉरिस-सॉली का कहना ये है कि किसी पॉइंट से, मान लीजिए कि यहाँ से ये द्रव कण चला या यहाँ से चला, कहीं से भी चला, तो यहाँ से चलने पर, यहाँ पर चलने पर जिस वेग से यहाँ आएगा उसी वेग से वो बाहर निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि पानी से टंकी में जो पानी भरा हुआ है, ओरिफाई से जो निकल रहा है, छिद्र से जो निकल रहा है, टोटी से जो निकल रहा है, उसकी वेलोसिटी वही होगी जिस वेलोसिटी से वह सतह से चलेगा या किसी भी पॉइंट से चलेगा। यही बात मैंने लिखा है कि किसी छिद्र से बहिस्राव का वेग, मान लीजिए छिद्र है और इस छिद्र से बहिस्राव का वेग, मतलब बहने वाले द्रव का जो वेग है उस वेग के बराबर होगा जो द्रव को उसके तल से स्वतंत्रता पूर्वक गिराने पर छिद्र तक आने पर प्राप्त होता है। मतलब कि यहाँ से वो चलेगा, यहाँ जिस वेग से आएगा उसी वेग से वो बाहर निकलेगा। बात को फिर से समझें कि मान लीजिए कण यहाँ है, जिस वेग से यहाँ तक आएगा, इस छिद्र के पास आएगा, उसी वेग से वो बाहर निकलेगा। इस बात को हमको प्रूव करना है। ये किसने बताया? टॉरिस-सॉली ने बताया। इसके लिए आप एग्जाम में लिखेंगे कि माना एक टंकी है, जिसका ऊंचाई कैपिटल एच है और द्रव के तल से एच गहराई नीचे एक छिद्र है, द्रव के तल से एच गहराई नीचे एक छिद्र है, जिससे कि v वेग से द्रव का बहिस्राव हो रहा है, पानी निकल रहा है v वेग से, और पानी का घनत्व तो क्या है? रो है, और पृथ्वी तल से जो छिद्र की ऊंचाई है वो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच है। तो आइए चलते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि द्रव के तल पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा क्या है? द्रव के तल मतलब यहाँ पर जो यह ऊंचाई है, द्रव के तल पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, कहाँ? द्रव के तल पर या ऊंचाई पर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस एच डी जी, एच रो जी। ध्यान दीजिए, अब एच क्या है?
कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या है, कैपिटल एच है, इसलिए स्मॉल एच ना लिखकर हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ कैपिटल एच लिखेंगे। अब देखिए, चूंकि v इक्वल टू क्या है, 0, क्यों, क्योंकि द्रव का कण अभी चला नहीं है, हम तल पर बात कर रहे हैं, द्रव का टोटी बंद है, टोटी बंद है। उस स्थिति में द्रव के तल पर जो ये कण है, द्रव का ये जो कण है, इसकी कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, यहाँ पर p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस एच रो जी। लेकिन कण स्थिर है, कण गतिमान नहीं है, अर्थात उसकी वेलोसिटी क्या है बच्चों, 0 है, क्योंकि v इक्वल टू 0, विच इज एम्प्लाइज, तो p प्लस हाफ रो इंटू 0 का स्क्वायर प्लस एच रो जी, विच इज एम्प्लाइज p प्लस एच रो जी। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब आइए चलते हैं छिद्र पर निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे छिद्र पर, छिद्र पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, एकांक आयतन की कुल ऊर्जा। आइए चलते हैं, निकालते हैं छिद्र पर। यहाँ छिद्र की ऊंचाई क्या है, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, तो हो जाएगा बच्चों p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। यहाँ देखिए रो जी एच लिखना चाहिए मुझे, रो जी एच, यहाँ भी रो जी एच, थोड़ा सीधा पड़ता है बस और कुछ नहीं, रो जी एच। देखिए यहाँ पर रो जी और एच क्या है बच्चों, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच है, विच इज एम्प्लाइज विच इज एम्प्लाइज p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, अंदर ले जा रहा हूँ मल्टीप्लाई करने, रो जी स्मॉल एच, समीकरण 2। अब यहाँ लिखेंगे बर्नौली के प्रमेय से, बर्नौली के प्रमेय से। बर्नौली का प्रमेय क्या कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा क्या होती है, नियत रहती है, तो जो ऊर्जा ऊपर होगी वही ऊर्जा छिद्र पर होगी। तो आइए देखते हैं, p प्लस रो जी एच इक्वल टू p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच माइनस रो जी एच। अब देखिए p से p क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और रो जी एच कैपिटल वाला वो भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, हाफ रो वी स्क्वायर माइनस रो जी एच इक्वल टू 0 बचा। इसको उधर भेजिए, तो हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू रो जी एच। अब देखिए रो रोज क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 को इधर भेज दीजिए, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, वी स्क्वायर आ गया 2GH, या v इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2GH। ये क्या आ गया, छिद्र पर वेग, छिद्र पर क्या आ गया, द्रव का वेग, बहिस्राव वेग आ गया। अब देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आगे देखिए, माना तल पर द्रव का वेग v डैश है, माना तल पर द्रव का वेग v डैश है, क्योंकि हमको ये दिखाना है कि तल पर जो वेग है वह वेग कहाँ है, किसके बराबर है, छिद्र पर निकलने वाले द्रव के वेग के बराबर है। तल पर जो द्रव के कण का वेग है वह छिद्र से निकलने वाले द्रव के कण के वेग के बराबर है। जितनी स्पीड से इधर चलेगा उतनी स्पीड से इधर निकलेगा, दोनों का वेलोसिटी बराबर है, ये बात हमको प्रूव करना है। तो एक चीज़ मैंने निकाल लिया, छिद्र पर जो वेलोसिटी है मैंने निकाला कि v इक्वल टू अंडर रूट 2GH। अब मैंने मान लिया कि माना तल पर द्रव का जो वेग है v डैश है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि गति का दूसरा नियम होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH, ये होता है। तो बच्चों देखो v इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2GH, 0 क्यों हुआ, 0 इसलिए हुआ क्योंकि
प्रारंभिक वेग उसका जब कण नहीं चला था द्रव का, उस समय उसका वेग क्या था? 0। बाद में उसका वेग v था, तो v इक्वल टू हो जाएगा √2gh। यहाँ पर हमको v डैश मानना चाहिए, तो यहाँ पर आप v डैश मान लीजिएगा, v डैश। तो v डैश का मान क्या आ गया? √2gh, विच इज इम्प्लाइज v इक्वल टू v डैश। यही हमको दिखाना था, प्रूव करना था। इसी को कहते हैं टॉरिसेली का प्रमेय या टॉरिसोलीस थ्योरम। बहुत इम्पॉर्टेंट है और बिल्कुल जो है इसको अच्छे से स्टडी आप करें। बुक में थोड़ा सा घुमा कर दिया है, लेकिन मैंने बिल्कुल जो है आपको क्लियरली बता दिया है। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको बार बार अध्ययन करें। आइए बच्चों, अब जानते हैं हम कि श्यानता क्या होती है। अगर श्यानता की परिभाषा लिखने के लिए आ गया तो हम क्या लिखेंगे? श्यानता को इंग्लिश में विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी, श्यानता किसी द्रव का वह गुण है, श्यानता किसी द्रव का वह गुण है जिससे द्रव के दो परत एक दूसरे के सापेक्ष गति का विरोध करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है शुरू में कि जैसे आप एक हाथ से मधु गिराएं और एक हाथ से पानी गिराएं, तो कौन जल्दी गिरेगा? पानी जल्दी गिरेगा, मधु देर से गिरेगा। क्यों? क्योंकि मधु भी लिक्विड है, वो भी द्रव का एक रूप है, पानी भी एक द्रव का रूप है। तो मधु जो है बच्चों के मधु के परतों के बीच जो विरोधी बल है वो अधिक लग रहा है, और पानी के परतों के बीच में जो विरोधी बल है वो कम लग रहा है। इसलिए विस्कोसिटी कौन ज़्यादा है? मधु की विस्कोसिटी ज़्यादा है, पानी की विस्कोसिटी कम है मधु की अपेक्षा। तो जो विस्कोसिटी है, श्यानता है, वो क्या है? एक प्रकार का गुण है जो द्रव के दो परतों के बीच विरोधी बल के रूप में काम करता है। अब आपको बिल्कुल श्यानता जो है अच्छे समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, ये श्यानता है, यहाँ देखिए श्यान बल है। श्यान बल भी अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसके पहले वेग प्रवणता जान लें हम। वेग प्रवणता क्या होती है बच्चों? वेग प्रवणता क्या है कि द्रव के दो परतों के बीच दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन वेग प्रवणता कहलाती है। जैसे दो परत है, लेयर है, ये मान लीजिए मैं लिया हूँ, ये देखिए वाटर है, ये एक परत है वाटर की, ये दूसरी परत है, इसके ऊपर चल रही है परत जो है, इस प्रकार से पानी बह रहा है, इस प्रकार से पानी बह रहा है, इस प्रकार से पानी बह रहा है। तो इन दो परतों के बीच जब घर्षण बल होता है तो क्या होता है? या तो इसके वेग में परिवर्तन होगा, ऊपर वाली परत के वेग में परिवर्तन होगा, या नीचे वाली वेग के बीच में परिवर्तन होगा। तो दूरी के अनुसार मान लीजिए इतने दूरी पर ये कण है, इतने दूरी पे कण है पानी का, और डेल्टा x दूरी पर इनके बीच वेग में परिवर्तन हो जाता है। स्वाभाविक है वेग में परिवर्तन होगा जब घर्षण होगा। तो वेग में जो परिवर्तन हो रहा है दूरी के अकॉर्डिंग, दूरी के अनुसार, तो दूरी के अनुसार जो वेग में परिवर्तन हो रहा है उसी को हम वेग प्रवणता कहते हैं बच्चों। वेलोसिटी ग्रेडियंट इंग्लिश में कहते हैं। तो द्रव के दो परतों के बीच दूरी के सापेक्ष माने तुलना में वेग परिवर्तन वेग प्रवणता कहलाती है। वेग प्रवणता का फार्मूला होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। इसका मात्रक होता है प्रति सेकंड। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? t इनवर्स। आइए हम पढ़ते हैं श्यान बल, विस्कस फोर्स। बच्चों ये मैं बोर्ड पर लिख कर तब आपको समझा रहा हूँ। इसका रीज़न यह है कि अगर हम यहाँ इधर मुँह करके लिखेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, ख़राब होगा, इसलिए मैं लिखकर तब आपको समझा दे रहा हूँ। बड़ी अच्छी परिभाषाएं जो है मैं ढूंढ कर जो है बिल्कुल बड़ी किताबों से ये मैं देखिए लिखा हूँ कि बच्चों को अधिक से अधिक सरल और सहज चीज़ मिले, जिससे बच्चे एक बार पढ़ें तो उनको याद हो जाए। मेरा पूरा प्रयास है। और पूरे फिजिक्स में, चाहे आप 11th की मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा कोई भी चैप्टर, या 12 की कोई फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ाऊँगा, सभी फिजिक्स के चैप्टर में मैं कोशिश एक किया हूँ कि आपको सरल से सरल परिभाषा उसमें बताऊँ, जिससे आप एक बार में याद कर लें। आइए बच्चों श्यान बल की बात करते हैं। श्यान बल क्या है? द्रव के दो परतों के बीच उनके सापेक्ष गति के कारण, सापेक्ष माने उनके गति के तुलना में, जैसे मैंने कहा ना कि ये दो परत है, ये दो परत है, द्रव का दो परत है, पानी के ऊपर पानी का चलना के सापेक्ष कारण
कार्य करने वाला विरोधी बल, कार्य करने वाला विरोधी बल। जैसे ये पेन देखिए, इधर मैं खींच रहा हूँ तो ये कराए मत जाने दो, ये कराए मत जाने दो, घर्षण कर रहा है, तो विरोधी बल। वैसे भी घर्षण बल की, फ्रिक्शन की परिभाषा हम जानते हैं कि दो सतहों के बीच कार्य करने वाला विरोधी बल घर्षण बल कहलाता है। एकदम आसान परिभाषा है, दो सतहों के बीच कार्य करने वाला विरोधी बल घर्षण बल कहलाता है। उसी प्रकार से द्रव के दो सतहों के बीच कार्य करने वाला विरोधी बल श्यान बल कहलाता है। यहाँ देखिए वही चीज़ मैं लिखा हूँ कि द्रव के दो परतों के बीच उनके सापेक्ष गति के कारण कार्य करने वाला विरोधी बल श्यान बल कहलाता है। विस्कस फोर्स इंग्लिश में से कहते हैं, इसे हम कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। श्यान बल द्रव के परतों के क्षेत्रफल तथा वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। अर्थात क्षेत्रफल बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा, या वेग प्रवणता बढ़ेगा फिर भी विस्कस फोर्स बढ़ेगा। अर्थात यहाँ मैं बता दे रहा हूँ आपको, अर्थात कि यह प्रोपोर्शनल किसके प्रोपोर्शनल है? क्षेत्रफल। मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इक्वेशन 1, तथा यह प्रोपोर्शनल डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स, मतलब वेग प्रवणता के भी अनुक्रमानुपाती है। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 2 को मिलाइए, यह प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? ए इंटू डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। अब बच्चों जैसे ही प्रोपोर्शनल हम हटाते हैं, यह इक्वल टू आ जाता है, एक नियतांक आ जाता है जिसे हम ईटा कहते हैं, ईटा ए इंटू डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। इसे हम श्यानता गुणांक कहते हैं, जहाँ ईटा इक्वल टू श्यानता गुणांक, इसका नाम बच्चों श्यानता गुणांक, विस्कस कोफिशिएंट। तो आइए बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। इसके पहले आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए बच्चों अब हम बात करते हैं कि श्यान माध्यम में गति करते पिंड पर प्रभावी बल। मान लीजिए कि कोई टैंक है, उसमें एक गोली जिसकी त्रिज्या आर है, स्मॉल आर है, उसको पानी में छोड़ा जाता है। ये आप मान लीजिए कि बहुत गहरी नदी है, उसमें आप छोड़ रहे हैं। मान लीजिए आप समुद्र में छोड़ दिए, उसको जा रही है, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वो गोली क्या होती है, उस पर जो प्रभावी बल, नेट बल होता है, वो शून्य हो जाता है। प्रभावी बल मतलब नेट बल, वो शून्य हो जाता है और गोली जो है लगातार एक निश्चित चाल से गति करती है। उसे हम सीमांत चाल कहते हैं। अभी मैं उसको बता रहा हूँ आपको। इसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई पिंड द्रव में लगातार नीचे जा रहा है, तो द्रव पर दो बल काम करेगा, पिंड पर दो बल काम करेगा। एक तो mg नीचे की ओर काम करेगा, और एक तो द्रव उसको डूबने नहीं देगा, कहेगा तुम ऊपर रहो। द्रव द्वारा ऊपर की ओर फोर्स लगाया जाएगा, जिसे हम अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, बॉयंसी फोर्स कहते हैं, हिंदी में उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। लेकिन गोली क्या है? डूबी चली जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि mg जो है बच्चों, वो ग्रेटर देन है किससे? उत्प्लावन बल से। उत्प्लावन बल से, उत्प्लावन बल से mg क्या है? अधिक है, तभी तो वस्तु डूब रही है। अब देखिए, मान लिया कि जो पिंड है, ये मान लीजिए ये पिंड है, ये गोला पिंड है, ये गोली पिंड है, जिसकी रेडियस r है। इसका घनत्व तो मैंने मान लिया है रो। क्या मान लिया बच्चों? रो मान लिया। और इस पानी का जो घनत्व है उसको मैंने सिग्मा मान लिया। अब देखिए यहाँ मैं लिखा हूँ, आपको भी ऐसे लिखना है, माना रो घनत्व का पिंड सिग्मा घनत्व के द्रव में डूब रहा है, अर्थात वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है, इसलिए तो डूब रहा है। तब वस्तु पर लगने वाला प्रभावी बल अर्थात नेट बल नेट बल मतलब क्या होता है बच्चों? जो अधिक है उसमें से कम वाले को घटा दीजिए। अधिक क्या है? mg है, जिसके कारण वो डूब रहा है, रुक नहीं रहा है। और कम बल क्या लग रहा है? पानी ऊपर की ओर बॉयंसी फोर्स लगा रहा है, उसको मैंने माइनस कर दिया। अच्छा, mg माइनस उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या होगा? वह वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा। जितना द्रव हटाएगा वो उतना जो है उसके भार में कमी होगी। आर्किमिडीज का सिद्धांत याद करिए, क्लास 8। अब देखिए, ये किसके लिए है?
कि पिंड के लिए एम जी किसके लिए है, पिंड के लिए है। तो हम जानते हैं बच्चों कि रो इक्वल टू क्या होता है, एम अपान वी, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। चूंकि गोली का घनत्व क्या है, गोली का घनत्व रो है, इसलिए हम यम को क्या लिखेंगे, रो वी जी। यहाँ इसको इधर कर दीजिए तो यम इक्वल टू हो जाएगा ना रो वी, तो जी यहाँ ऑलरेडी है तो रो वी जी माइनस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार, वहाँ भी मास, वहाँ क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू यम अपान वी हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा रो, सिग्मा वी, सॉरी बड़ा भी रहेगा, सिग्मा वी और जी, क्योंकि यहाँ भी तो एज ए एम जी काम करेगा, एम डैश जी, यहाँ कह लीजिए एम डैश जी, इस प्रकार से रहेगा वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार। अब यहाँ देखिए बच्चों, प्रभावी बल, इसमें कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है, वी कॉमन है और जी कॉमन है, तो बचा क्या, रो माइनस सिग्मा। अब देखिए तो प्रभावी बल क्या आ गया, प्रभावी, अतः प्रभावी बल हो गया बच्चों वी जी रो माइनस सिग्मा, ये प्रभावी बल हो गया। यहाँ मैं थोड़ा सा नीचे लिखना चाहिए मुझे, अतः प्रभावी बल, प्रभावी बल इक्वल टू वी रो माइनस सिग्मा जी, यहाँ भी लिख दें थोड़ा सा और आकर्षक दिखेगा ये फार्मूला हो गया। अब देखिए इसके बाद मैं बता रहा हूँ, यदि पिंड गोलीय हो, स्फेरिकल हो, अगर पिंड क्या हो, गोली हो, तब क्या होगा, V बराबर क्या होगा, आयतन 4/3 पाई आर क्यू, गोली का आयतन होता है, तो V की जगह हम इतना लिख देंगे। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ विच इज इम्प्लाई प्रभावी बल, प्रभावी बल, तब गोली पर जो प्रभावी बल क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू रो माइनस सिग्मा और जी। यह हमको प्रूव करना था, ये हमको दिखाना था, गोली पर प्रभावी बल ये होता है। बिल्कुल जो है इसको नोट कर लें। आइए चलते हैं आगे। आइए बच्चों अब पढ़ते हैं स्टोक्स का नियम। स्टोक का नियम प्रैक्टिकल में भी बच्चों से पूछा जाता है, एग्जामिनर पूछते हैं, और स्टोक का नियम लिखने के लिए भी आता है बोर्ड एग्जाम में। आइए चलते हैं जो है इसको जानते हैं, स्टोक का नियम क्या है। स्टोक का नियम यह है कि अगर कोई टैंक है, टैंक भरी है, उसमें एक स्फेरिकल गोली जिसकी रेडियस आर है, वी वेग से उस पानी में गति कर रही है। किस वेग से गति कर रही है बच्चों, वी वेग से गति कर रही है, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, उस पर लगने वाला जो बल होगा, वह त्रिज्या के अनुकमानुपाती होगा, अर्थात उसके रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तथा उस पर लगने वाला जो बल है वह वेलोसिटी के भी अनुक्रमानुपाती होगा। यह किसने बताया, स्टोक ने बताया, इसलिए इसे हम स्टोक्स लॉ कहते हैं। श्यान माध्यम में गिरती वस्तु पर कार्य करने वाला श्यान बल अर्थात एफ, पिंड की त्रिज्या मतलब रेडियस आर तथा उसके वेग वी के समानुपाती होता है। माना गोली की जो त्रिज्या है आर है तथा उसका वेग क्या है, वी है। यह बात मैंने लिखा है, ऐसा आपको भी लिखना है। समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से यह प्रोपोर्शनल आर वी, और जैसे ही स्टोक ने इस प्रोपोर्शनल को हटाया, एक नियतांक पाया जिसका नाम है 6 पाई ईटा, और आर वी तो है ही, इसी को कहते हैं स्टोक के नियम का फार्मूला, अर्थात श्यान बल कहते हैं। जब कोई भी पिंड लिक्विड में गिर रही है, द्रव में गिर रही है, तो उस पर कार्य करने वाला जो श्यान बल होता है स्टोक के नियम के अनुसार यह इक्वल टू 6 पाई ईटा रो वी होता है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं सीमांत चाल।
जिसे इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। सीमांत चाल क्या होता है? जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि जब कोई गोली, जब कोई पिंड, जब कोई बॉडी किसी द्रव में गति करती है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उस पर परिणामी बल शून्य हो जाता है और गोली एक नियत चाल से गति करने लगती है, एक कांस्टेंट स्पीड से गति करने लगती है। उस कांस्टेंट स्पीड को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। उस वेग को हम सीमांत वेग कहते हैं, सीमांत चाल कहते हैं। वह अधिकतम वेग जिस पर किसी श्यान माध्यम में, श्यान मतलब विस्कस मीडियम, श्यान माध्यम में गति करती वस्तु पर परिणामी बल शून्य हो जाता है। परिणामी बल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अर्थात वस्तु नियत चाल से गति करती है। इस नियत चाल को सीमांत चाल कहते हैं। जैसे समुद्र में आपने एक गोली डाल दिया और कुछ देर बाद आपने देखा कि उस पर जो है प्रभावी बल जो है, परिणामी बल शून्य हो गया। अब गोली अब सीधे नीचे जा रही है, चली जा रही है। तो जिस नियत वेग से वह चली जा रही है उसी को हम सीमांत चाल कहते हैं। सीमांत चाल की स्थिति में क्या होता है कि जो श्यान बल होता है 6 पाई ईटा रो वी, वह किसके बराबर होता है? प्रभावी बल के बराबर हो जाता है। अर्थात विच इज इम्प्लाइज 6 पाई ईटा रो वी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा जी। अब इसमें हमको v निकालना है। v मतलब वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। इसको 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब आगे देखें। अब इन सबको नीचे भेज दीजिए। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ एक आर से कैंसिल हो गया बच्चों। ये बचा 3 ईटा रो इक्वल टू 2r²। एक आर कैंसिल हो गया, एक आर बचा, रो माइनस सिग्मा जी विच इज इम्प्लाइज v इक्वल टू, जो वेलोसिटी हमको फाइंड करना है, जिस वेलोसिटी से गोली नीचे जा रही है वो हो जाएगा। यहाँ 3 भी है तो 3 को इधर भेज दीजिए, ईटा को इधर भेज दीजिए। तो 2r² और 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9 r² और ईटा भी नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा रो माइनस सिग्मा जी अपान ईटा। ये हमारा जो है सीमांत चाल का फार्मूला प्राप्त हो गया। तो बच्चों जो है इस प्रकार से यहाँ पर फ्लो ऑफ लिक्विड, द्रवों का प्रवाह जो है समाप्त होता है। और आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यह चैप्टर आपको कैसा लगा, जिससे कि मैं आपको अच्छे से अच्छा वीडियो और प्रस्तुत कर सकूं। थैंक यू।